guys, welcome to our channel Mo and Ash Vibes. मेरा नाम है Ashit. I'm Mohit. In this channel, we are going to share with you a lot of informative videos about Canada, be it any immigration process or student life in Canada, about different cities in Canada, all based on our experiences. हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि आप IELTS में अपने स्कोर्स को कैसे इम्प्रूव करें। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री या कोई और इमिग्रेशन प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, आपको आइल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। एक अच्छे स्कोर लाने के लिए आपको क्या टिप्स रहेंगे, क्या आप कर सकते हैं इम्प्रूव अपने आइल्स के रूटीन में, प्रेपरेशन के रूटीन में। सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो टिल द एंड। गाइस, आइल्स के एग्जाम दो टाइप्स के होते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक है एकेडमिक, दूसरा है जनरल। सो apart from students, everyone goes through the general exam, whereas students who are planning to come to whatsoever country, Canada, New Zealand, Australia, abroad basically, वो academic settings के साथ बैठते हैं और अपना पेपर लिखते हैं IELTS का। And if we talk about the format, the exam is divided into 4 parts: reading, writing, listening and speaking. कीप इन माइंड कि जनरल एंड एकेडमिक का स्पीकिंग और लिसनिंग सेम होता है एंड रीडिंग एंड राइटिंग दोनों का डिफर करता है। एंड टू स्टार्ट विद, हम इन चारों सेक्शंस को ब्रेक डाउन करते हैं एंड वन बाय वन टैकल करते हैं। वी विल लेट यू नो कि क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ आपको ऐसी भी टिप्स देंगे जहां पे आप अपने स्कोर्स को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं। कहाँ आप थोड़े शॉर्टकट्स यूज करके अपने स्कोर्स खींच सकते हैं, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग। राइटिंग एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता और आपके बहुत सारे पॉइंट्स कट हो जाते हैं। हमारी तरफ से हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा लिखा है, एवरीथिंग वाज करेक्ट, बट स्टिल हमारे जो है इतने पॉइंट्स नहीं आ पाते। तो राइटिंग में स्कोर करना बड़ा मुश्किल होता है। सो व्हाट यू कैन डू टू इंक्रीज योर स्कोर इज कि आप ध्यान रखें कि आप जो ग्रामर यूज कर रहे हैं वो अच्छी हो, आपकी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, आपके टेंसेस करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि इस बेस पे भी आपकी मार्किंग होती है कि आप टेंस करेक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं। सेकेंड चीज जो वो देखते हैं कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है। So when I'm saying vocabulary, you don't have to use all the fancy words और आपको मीनिंग ही नहीं पता उनके, वो भी बहुत गलत लगता है। You should know कि जो आप vocabulary यूज कर रहे हैं, जो वर्ड यूज कर रहे हैं, वो लाइन के साथ उसका सेंस बन रहा है कि नहीं। बट ट्राई करें कि आप डिफरेंट वोकैबुलरी यूज करें, आप सेम ही वर्ड्स को बार बार यूज ना करें। सो जो राइटिंग टास्क होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसको टास्क 1 एंड टास्क 2 भी कहते हैं। टास्क जो 2 होता है वो यूजुअली आपका होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, या कोई एसे लिखना, या फिर अपना कोई आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करना। लेकिन जो टास्क 1 होता है वो जनरल राइटिंग में होता है कि आप उसमें आप किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो या किसी को भी लेटर लिख रहे हो, लेटर होता है। लेकिन एकेडमिक में आप कोई चार्ट या कोई टेबल को एक्सप्लेन करते हो, तो कोई विजुअल इंफॉर्मेशन होती है उसे आप एक्सप्लेन करते हो। Third tip that I would like to give you guys is कि आप जो sentences यूज करें वो different types के sentences यूज करें, variety of sentences यूज करें। अब आप ये सोच रहे होंगे variety of sentences क्या है। So variety of sentences होते हैं कि instead of using active sentence, maybe use a passive sentence, या फिर आप सिर्फ simple sentences यूज ना करें, compound sentences भी यूज करें, complex sentences भी यूज करें, and आप थोड़े questions भी पूछें, जिसको हम बोलते हैं interrogative sentences, तो आप वो भी यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं द कैट वॉज चेजिंग द माउस, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन आप उसको पैसिव सेंटेंस में भी लिख सकते हैं द माउस वॉज बीइंग चेज्ड बाय द कैट। तो ऑल्दो दोनों का मीनिंग सेम ही है, बट थोड़ा आपका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। इससे जो एग्जामिनर है उसको पता चलता है कि आपको इंग्लिश की ज्यादा समझ है या आपको डिफरेंट सेंटेंसेस के बारे में पता है। वैसे ही आप सुबॉर्डिनेट क्लॉज यूज कर सकते हैं। सुबॉर्डिनेट क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक सेंटेंस को थोड़ा फैंसी बनाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। तो सुबॉर्डिनेट क्लॉज में आप क्या करते हो कि आप वर्ड्स ऐड कर देते हो, जैसे ऑल्दो, व्हेन, इफ, तो आप उसको ऐड करके अपने सेंटेंसेस को थोड़ा और ज्यादा फैंसी बना सकते हैं। ही इज रिच एंड ही लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, तो इसी सेंटेंस को अगर हम सुबॉर्डिनेट क्लॉज के साथ यूज करें, जैसे कि इवन दो या ऑल दो वगैरह लगा के, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इवन दो ही इज रिच, ही लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। तो आपने देखा कैसे सिंपल सेंटेंस को आपने लिटिल बिट फैंसी बना दिया subordinate clause लगा के। So this is what I'm saying, that you should definitely use subordinate clause. Another thing that you need to keep in mind is that follow the instructions properly.
तो जब आप वहाँ पे अपना एग्जाम देने लगेंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस दी होती है, जैसे राइट नो मोर देन 150 वर्ड्स या मेक श्योर कि आप ये पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। अब जैसे अगर आपको लेटर लिखने को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि आपकी फ्रेंड आपको इनवाइट कर रही है फॉर वट एवर फंक्शन, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अपनी फ्रेंड को कैसे मना करेंगे और आप उसको सॉरी फील कीजिए। तो आप लाइक सो दे विल टेल यू व्हाट दे वांट टू सी इन द लेटर। तो जो भी वो आपको पॉइंट्स बताएंगे, मेक श्योर आप उन सब पॉइंट्स को डिफरेंट पैराग्राफ में लिखें, ताकि उनको क्लैरिटी हो कि आपने जो उन्होंने आपको बोला था करने को, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस आपको दी थी, आपने एक प्रॉपरली उसको अरेंज किया पैराग्राफ में और आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसी ग्राफ को या किसी चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई सीन एंड रियलाइज, जब मेरे फ्रेंड्स ने भी ये एग्जाम दिया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ये लोग जो बच्चे हैं जो यूजुअली ये गलती करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनको होता है कि टाइम में हमें कंप्लीट करना है, तो उस चक्कर में वो ध्यान से ग्राफ को पढ़ते ही नहीं है। तो जब आप ग्राफ या चार्ट्स को पढ़ रहे हैं, पहले तो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। आप ध्यान से उसके मेन इंडिकेटर्स हैं उनको पढ़िए और उसके बाद आप ग्राफ को एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए। उसमें भी जो आपका पहला ग्राफ है, यूजुअली यू जस्ट टेल कि व्हाट इज द ग्राफ टॉकिंग अबाउट। और अगर आपने स्टार्टिंग में जो टाइम लेके इंडिकेटर को आपने फिगर आउट कर लिया, तो बस वो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप वो इंडिकेटर्स को ही एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इंडिकेटर कह रहा है। तो उसके कारण क्या होता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि आप जो एक विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको ठीक से इंटरप्रेट कर सकते हैं। गाइस, कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा इस राइटिंग सेक्शन के लिए पर्टिकुलरली। आप एक टाइम में रन कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बस खत्म करने के भीड़ में लगेंगे और आप जल्दी करके सब मिस आउट कर देंगे पॉइंट्स। प्लीज अपने टाइम को बहुत सही से मैनेज करना सीखिए। वो कैसे आप करेंगे, आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए जितने हो सकते हैं अपने मेन एग्जाम से पहले। प्लीज टाइम योर सेल्फ वाइल यूर राइटिंग। अपनी वर्ड काउंट को प्लीज ध्यान में रखें। ये एक और चीज बहुत क्लोजली मैंने अपने टाइम पर भी देखा है, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने दिया है उनके टाइम पर भी देखा है कि आप लॉजिकल राइटिंग कीजिए। कि आधी चीजें आपने ऊपर मेंशन कर दी, फिर बीच में कहीं स्टफ अप कर दिया, आधी चीजें फिर नीचे मेंशन कर रहे हैं, वो मत कीजिए। आप क्वालिटी राइटिंग पे डिपेंड कीजिए। सो ये तो थी कुछ राइटिंग के लिए टिप्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है रीडिंग। सो रीडिंग एक ऐसी चीज है जो कि हमें स्कूल में बहुत दी जाती थी। जैसे कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे, हमें कॉम्प्रिहेंशन दी जाती थी, देन वी यूज्ड टू द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, देन वी यूज्ड टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम दैट कॉम्प्रिहेंशन। तो ये हमने स्कूल में भी बहुत करी है। तो हमें एक बेसिक आइडिया तो होता ही है कि ये रीडिंग में क्या करना होता है, लेकिन बिकॉज ये अब एक टाइम बेस्ड होता है एंड इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो कई बार डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं होता, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि जब आप पढ़ने लगे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग एवरीथिंग इन द फर्स्ट गो। तो मतलब जब आपके सामने वो रीडिंग के लिए कॉम्प्रिहेंशन आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉपिक को स्टार्टिंग में ही डिटेल में पढ़ना शुरू कर चुके हैं, बिकॉज दैट्स गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। तो आपको जो है फर्स्ट टाइम में सिर्फ स्कैन करना है पैराग्राफ। सिर्फ आप पैराग्राफ का हल्का सा स्कैन करके आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली वो क्या बात कर रहे हैं किस टॉपिक के बारे में, सो दैट यू हैव अ बेसिक आइडिया। एग्जांपल, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके टॉप में ही टॉप से लेके मिडल के बीच में कहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लेटर पार्ट ऑफ द पैसेज में होंगे। तो आप उस चीज में क्या कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, उस क्वेश्चन का जो मेन वर्ड है कि वो क्वेश्चन में किस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं या कोई मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका वो एक की वर्ड हो गया कि या दे आर आस्किंग अबाउट अ पर्टिकुलर मिल्क प्रोडक्ट और दे आर आस्किंग अबाउट अ मेडिसिन। तो वो चीज को आप वहाँ अंडरलाइन कीजिए और वहाँ पे पैसेज में भी अंडरलाइन कीजिए, तो उसके थ्रू आपको जो है आंसर ढूंढना थोड़ा इजी हो जाए। रीडिंग का मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम परफेक्टिंग द रीडिंग, एक्चुअली द परफेक्टिंग द रीडिंग पार्ट ऑफ इट। आप सारा टाइम रीड करने में गवा देते हैं, उसे समझने में गवा देते हैं। प्लीज स्किम करिए, स्कैन कीजिए जल्दी से, पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए कि ये पॉइंट इस पैसेज में था, ये क्वेश्चन से रिलेट करता है, कहाँ रिलेट करता है, मैं उसे कैसे जल्द से जल्द फिगर आउट करूं और उसका आंसर लिखूं। आप वो पैराग्राफ पढ़ भी रहे हैं तो प्लीज आप उसकी मीनिंग में मत जाइए, ज्यादा उसकी डिटेलिंग में मत जाइए कि अरे टॉपिक क्या बोल रहा है, अच्छा वाह ये तो नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। डोंट गो इनटू ऑल ऑफ दैट बिकॉज हियर यू आर नॉट राइटिंग एन एसे।
तो यहाँ पे यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द आंसर्स। तो आप अगर उसको सेकंड टाइम या थर्ड टाइम भी पढ़ते हैं टू फाइंड द आंसर्स, मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन एंड फाइंडिंग द आंसर। So guys, let's talk about listening now. हमेशा से मुझे बड़ा ज्यादा ट्रिकी सा लगता है। I feel कि listening एक ऐसी चीज है कि you have to give your utmost attention, otherwise you will miss it out, right? So मैं जब IELTS दे रहा था एंड मैंने IELTS 2-3 बार दिया अपनी लाइफ में, और there was one time जहाँ पे I was sitting in an auditorium जहाँ पे आपको हेडफोन्स नहीं मिल रहे थे और आप स्पीकर्स पे उसे अनाउंस किया जा रहा था और आपको उससे सुना था। सो दैट वाज वेरी टफ एक्चुअली। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने कभी IELTS दिया है और आप किसी ऐसी सेटिंग में बैठे हैं जहां पे इंस्टेड ऑफ हेडफोन्स आपको ऑडिटोरियम वैसे सिनेरियोज में बिठा दिया और आप स्पीकर्स, बड़े बड़े स्पीकर्स से सुन रहे हैं। जब मैंने कनाडा में आकर जब मैं अपनी PR अप्लाई करी थी और तब ये एग्जाम दिया था, तो वहाँ पे उन्होंने बड़े से रूम में ऑडिटोरियम वाले वो स्पीकर्स लगाए हुए थे, मुझे भी हेडफोन्स नहीं मिले थे एंड आई वॉज रियली प्रेइंग कि मुझे कहीं स्पीकर के पास बिठाएं ताकि मुझे बहुत क्लियरली सुने, बिकॉज समटाइम्स आई फील दैट आई हैव अ हियरिंग प्रॉब्लम, बट नेवरदीलेस या दैट्स ट्रू। मुझे कई बार सच में लगता है कि मुझे हियरिंग प्रॉब्लम है, तो मैं प्रे कर रही थी कि मुझे कहीं स्पीकर्स के पास बिठाएं, बट आई वॉज सिटिंग वेरी फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। बट आई एम टेलिंग यू वो बहुत अच्छे से लाउडली प्ले करते हैं, सो एवरीथिंग इज ऑडिबल, सो नथिंग टू वरी। में कई जगह पे तो सिर्फ वन पर्सन इज टॉकिंग, तो वो फिर भी ठीक है बिकॉज आप एक ही बंदे की आवाज सुन रहे हैं, बट कुछ सेक्शंस में देयर विल बी 2 people टॉकिंग और मोर देन 2 people टॉकिंग, तो वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है और वहां पे जो आपका फोकस है वो थोड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो इस चीज की भी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम आते हैं टिप्स पे कि हम ऐसी क्या चीज़ करें कि हमारा जो लिसनिंग पार्ट है वो अच्छा हो सके या हम कंसंट्रेट कर सके या अपना स्कोर इम्प्रूव कर सके। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात दिमाग में रखिए कि अगर आपसे कोई पार्ट मिस हो गया, आप सुन रहे हो लेकिन आपसे कुछ मिस हो गया है, तो आप उसी के बारे में सोचने मत बैठ जाइए, बिकॉज अगर आप उसी के लिए पीछे पड़ जाएंगे कि अरे मुझसे मिस हो गया और उसी पे आप स्टक हो जाएंगे, तो आप आगे के आने वाले सारे क्वेश्चंस को भी मिस करेंगे। ये हमारे पास सामने लाइव एग्जांपल है, मेरे साथ ये हुआ था। या I missed one thing and I kept on thinking कि ये क्यों हुआ and the other thing got missed as well. So it's actually funny when you think it afterwards, but उस टाइम बहुत scary होता है, so please don't waste your time in that. नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये है कि आप जब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो आपको टाइम मिलता है to check your previous answers. So that is the time where you can utilize जो आपका मिस हो गया है, आप उसके बारे में थोड़ा सोचें। मैं क्यों बोल रही हूँ कि उस टाइम पे आप तुक्के मारिए अगर आपसे कुछ मिस हो गया, बिकॉज गाइज इसके कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। अगर आपका तुक्का सही बैठ गया तो डेफिनेटली आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे, और वो मेरे साथ हुआ था क्योंकि मेरे उस टाइम लिसनिंग में पूरे 9 बैंड्स आए थे और वो मैंने कुछ आंसर्स जो हैं वो तुक्के के बेस पे भी किए थे। सो डेफिनेटली डू दैट। तीसरी चीज है कि जब आपको वो बोलते हैं रीड थ्रू क्वेश्चंस 1 to 5, वो टाइम को भी आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। मेक श्योर यू रीडिंग दोस क्वेश्चंस, डोंट वेस्ट योर टाइम, बी फोकस्ड, बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस को अहेड ऑफ टाइम पे पढ़ लेंगे जो आपको टाइम दे रहे हैं पढ़ने का, तो उसमें एटलीस्ट आपको पता होगा कि क्वेश्चंस किस बारे में। सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन यू कैन रिलेट टू इट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इसका तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि आप अपनी स्पेलिंग्स पे जरूर फोकस कीजिए। अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो उसकी आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वर्ड वाज कन्वीनियंस, अब कन्वीनियंस आपका ठीक है लेकिन आपने सिर्फ स्पेलिंग में गलती कर दी, IE के बीच में एक लेटर का इधर उधर कर दिया, तो हो सकता है आपको उसके कोई भी मार्क्स ना मिले। गाइस, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में ज्यादा चुप क्यों बैठा हूँ। 3 बार IELTS एग्जाम दिया है अपनी लाइफ में। आई हैव स्कोर्ड डिसेंट बैंड, जिसको बोलते हैं अच्छे बैंड, 7, 7.5 तक मैं खींच पाया हूँ। बट ये ज्यादा इसलिए बोल रही हैं और इन्होंने बीच में जो तड़का मारा था कि मेरे 9 बैंड पूरे के पूरे आए थे, क्योंकि ये काफी अच्छे स्कोर ला चुकी हैं, 8, 8.5 तक ला चुकी हैं। तो 9 थे उसमें, लेकिन ओवरऑल भी बात कर रहा हूँ ना। सो राइटिंग की वजह से ही, व्हिच इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि आप किस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सो गाइस,
Please listen to her carefully. All the tips are going to get you really, really good scores. लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर आपका आता है स्पीकिंग एग्जाम. सो इन सम सिचुएशंस कई बार आपको स्पीकिंग की सेम डेट मिल जाती है एंड समटाइम्स आपको एक डिफरेंट डे पे जाके स्पीकिंग एग्जाम देना होता है. इंडिया में जो मैंने एग्जाम दिया था मेरा डिफरेंट डे पे था, लेकिन जो मैंने कनाडा में दिया देन बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल टू अनदर सिटी. मैं उस टाइम पे एबोट्सफोर्ड में रहती थी एंड हैड टू ट्रैवल टू वैंकूवर टू गिव माई एग्जाम. सो आई टुक द सेम डेट ताकि मुझे बार बार ट्रैवल ना करना पड़े. सो स्पीकिंग में यूजुअली आपके 3 पार्ट्स होते हैं. जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपकी इंट्रोडक्शन होती है. दे विल आस्क यू टू मे बी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या आपसे कोई बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे अबाउट यू. सो इट्स मोस्टली इंट्रोडक्टरी. पार्ट 2 दे गिव यू अ टॉपिक जिसके ऊपर आपने बात करनी होती है फॉर अबाउट 2 minutes. You also get 1 minute for preparation and then third जो पार्ट होता है वो उसी टॉपिक के ऊपर further questions होते हैं. ध्यान रखनी होती है वो फर्स्ट चीज़ है जो कि बहुत ही बेसिक है, वो है be yourself. When I'm saying be yourself, a lot of times जो students हैं या जो लोग हैं they try to speak in a particular accent या फिर वो ज़्यादा ही कुछ fancy words use करने की कोशिश करते हैं to impress the examiner. So it's not gonna work. अगर आप ज़्यादा एक्सेंट में बात कर रहे हो उस चक्कर में आप कुछ फंबल मार जाते हैं तो भी आपको इट्स नॉट गुड फॉर यू. या आप कुछ ऐसा वर्ड यूज करते हैं, ऐसा फैंसी सा वर्ड जो लिंक ही नहीं होता, जो लिंक ही नहीं होता, जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता. सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टू बी योरसेल्फ. डोंट रश. एकदम फुल स्टॉप्स कॉमास का प्लीज, आई नो इतना ध्यान नहीं रखा जाता, बट ट्राई कीजिए कि थोड़ा धीरे बोलिए. अगर आप एक ही सांस में करके सब बोल देंगे तो कुछ किसी को समझ नहीं आने वाला है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. एक ड्रॉबैक भी है. उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने बहुत ही फटाफट सब कुछ बोल दिया देन समटाइम्स यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. आई मीन आपको पता ही नहीं होगा कि आपने और आगे क्या बोलना है और उसके बाद आप सोच रहे होगे यू विल लुक वेरी ब्लैंक. तो प्लीज डोंट रश योरसेल्फ. थिंग टू फोकस ऑन इज योर बॉडी लैंग्वेज, जिस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते. सो बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, समटाइम्स व्हेन वी आर नर्वस या जैसे हमको एग्जाम के टाइम पे भी कैसे पेट में कुछ होने लग जाता था या हमारे हाथ ठंडे हो जाते थे. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट पीपल डू इज व्हेन दे आर नर्वस दे विल स्टार्ट शेकिंग देयर लेग्स या फिर वो अपने हाथों से ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे. तो जो एग्जामिनर है उसको ये सब चीजें दिख रही है. सो मेक श्योर दैट आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा कंपोज्ड और रिलैक्स. And try to think you're just talking to another person. There's nothing to be scared of. I mean, आप उसको अगर इस तरीके से लेंगे कि आप एक दूसरे बंदे से नॉर्मल बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आपको एक अंदर से ही कॉन्फिडेंस आएगा. ट्रस्ट मी, ये सब चीजें, सभी की सभी चीजें जो इन्होंने अभी मेंशन की हैं वो मैंने की हैं. आई एम रियली हैप्पी टू एक्सेप्ट इट. लेग शेकिंग जल्दी खत्म करना 2 मिनट से पहले. मेरे को आदत होती थी लाइक व्हेन आई वाज, ये आज से कुछ 10 साल पहले की बात है जब मैंने पहला IELTS एग्जाम दिया था. सो आई यूज्ड टू स्पीक रियली फास्ट, रियली क्विकली, और 2 मिनट के टाइम में से मैंने 30-40 सेकंड्स में पूरा टॉपिक खत्म कर दिया. उसके बाद आई वाज जस्ट लुकिंग एट द इन्विजिलेटर एंड आई वाज लाइक अब मैं क्या बोलूं. एंड यू वोंट बिलीव व्हाट आई सेड टू हिम एक्चुअली. मैं सोचा हाँ हो गया, आई एम डन. फनी थिंग इज ये दिस कैन एक्चुअली बैकफायर एज वेल. अगर आपका लक अच्छा है, ट्रस्ट मी, उस टाइम पे अगर इन्विजिलेटर आपका थोड़ा लीनियंट आया, थोड़ा अच्छा आया है, तो ही विल लेट इट गो एंड ही विल से ओके नो यू डिड इट गुड एंड ऑल दैट, जो हमारे साथ हुआ दोनों के साथ. बट डोंट डू इट. वी नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ अगर ऐसा हुआ है, इट एक्चुअली वर्कड अगेंस्ट देम एंड डिड अफेक्ट देयर स्कोर. सो व्हिच इज व्हाई वी आर सेइंग कि ठहराव होना, बी रिलैक्स्ड एंड कंपोज्ड एंड उस ठहराव के साथ आप सारी चीजें करिए. Another thing is कि जब आपको वो टॉपिक देते हैं you get 1 minute to think on that topic. तो जब आपको वो 1 minute मिल रहा है उससे पहली बात है यूटिलाइज कीजिए अच्छे से. जो आप जहाँ पे वो उस बारे में लिख रहे हैं वो पॉइंट्स में लिखिए. अगर आप पूरी लाइन ही लिखने लग गए वहाँ पे that's going to waste your time और आपका 1 minute पूरा हो जाएगा और आपने सिर्फ एक ही पॉइंट बनाया होगा कि मुझे क्या बोलना है. So जब आप अपनी स्पीकिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो I know a lot of times everybody says even for interviews also, regular interviews also, कि आप शीशे के सामने खड़े होके बात कीजिए, उसके सामने खड़े होके प्रैक्टिस कीजिए. बट लेट मी टेल यू गाइज, येस दैट हेल्प्स टू सम एक्सटेंट बिकॉज यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ शीशा एंड यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाटएवर यू वांट टू टॉक अबाउट. लेकिन द बेस्ट थिंग आई वुड से टू डू इज टू प्रैक्टिस इट विद समबडी एल्स. विद द अदर पर्सन देन यू आर अ लिटिल बिट नर्वस और आपको अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो जो दूसरा बंदा है वो उस चीज को ज्यादा कैच कर सकता है या आपको बता सकता है.
So I think it's a better idea to practice it with somebody else. Make sure you guys are using good vocabulary, different words use कर रहे हैं. For example, अगर आप कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो instead of using thinking, you can say I was pondering over this thing. So you can use those kinds of words. तो vocabulary and अच्छी होनी चाहिए, and also please focus on your tenses, your grammar should be correct. एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने आंसर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी फाइनल शीट पे, प्लीज बी केयरफुल. अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग यहाँ पे गलती करते हैं, से करने लग जाते हैं ताकि कुछ छूट ना जाए, या आप पैनिक कर जाते हैं या कुछ भी. सो मेक श्योर व्हेन यू ट्रांसफरिंग योर आंसर्स टू द आंसर शीट, आप वो सही से करें, करेक्टली करें. अ लॉट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है, ऑनलाइन भी है, आप लाइब्रेरीज में जाके बुक्स भी ले सकते हैं. बट जब भी आप प्रैक्टिस करें, टाइमर के साथ करिए. क्योंकि अगर आप अपनी कैजुअली प्रैक्टिस करेंगे कि ओ चलो आज मैं कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करता हूँ, रीडिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, या फिर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, बट यू आर नॉट टाइमिंग योरसेल्फ, तो वो आपका बड़ा ही कैजुअल सा एटीट्यूड हो जाता है और उसकी आपको सीरियसनेस का पता नहीं चलता है. सो गाइस, ये तो थी कुछ टिप्स जो आपके स्कोर को इम्प्रूव करेंगी आइल्स में. प्लीज रीड करिए, जितना रीड कर सकते हैं उतना रीड करिए. अपनी प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग के लिए, अपने कॉम्प्रिहेंशंस कीजिए, पेपर सॉल्व कीजिए. एक मैंने जनरल माइंडसेट देखा है कि हम जस्ट बिकॉज की इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं तो लोग ओवर ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, विल गो देयर एंड सी. ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने इंग्लिश स्किल्स को लेके, वेल एंड गुड, बट स्टिल टू गेट अवेयर विद द फॉर्मेट, आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन पेपर्स या फिर सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए. सो गाइज, ये थे कुछ टिप्स हमारी तरफ से आपके लिए, आपने टॉप स्कोर करने के लिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर द कंटेंट. वी नीड योर लव. हम जितना बोलेंगे कम है. आपको फिर भी और कोई क्वेश्चंस हैं आईएलटीएस को लेकर, अगर आप कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, सो लीव अ कमेंट इन द सेक्शन बिलो and we will definitely answer to all your questions. Till next time. Bye bye.